Welcome to Kedia Commerce classes. Hi, I am सोनाली अग्रवाल. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हिंदी सिलेबस हमारा. ओके, 12th हिंदी का हमारा जो 12वीं का हिंदी है उसका सिलेबस मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिटेल में कि किस तरह से हमारा सिलेबस चलता है. ठीक है ना. चलिए, तो सबसे पहले हम हमारे आ जाएंगे हम अनुक्रमणिका पे. अनुक्रमणिका मतलब होता है हमारा इंडेक्स. ओके, इंडेक्स. इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें बता देना चाहूंगी कि इसमें हमारा जो कवर पेज से हम देखते हैं, ये आपकी बुक है, आप इसके बुक देख लीजिए. ये है आपकी बुक हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा. ओके. हाँ, ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड है. कोई स्पीच दे रहा है, न्यूज रिपोर्टर है जो न्यूज अपना कलेक्ट कर रहे हैं, है ना. तो ये आपको देखते, ये हमारा ये सबसे फर्स्ट वाला पेज है हमारा. काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ है. इसके बाद ये जो हमारे लेखक है उनके बारे में कुछ है. ये भारत का संविधान के बारे में हमारा जो हमारे कर्तव्य है ये यहाँ पर बताया है. उसके बाद राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा और प्रस्तावना. ठीक है. ये सारे पेजेस होने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं भाषा विषयक क्षमता. इसे हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम ये जो हिंदी सब्जेक्ट है, ये जो हिंदी सब्जेक्ट है इसे आपके सिलेबस में इंक्लूड करने का हमारा क्या उद्देश्य है. ठीक है. देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए, हमारी हिंदी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और कई लोग हिंदी को लाइटली लेते हैं पेपर में भी कि नहीं चलो बहुत इजी है. इजी है, आप इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसलिए इसकी आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए तो आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे मार्क्स. ठीक है. इसके अलावा हमें मतलब हिंदी में हमें कैसे उसे एक्सप्लेन करना है, हिंदी को कैसे हमें पढ़ना है, ये यहाँ पे हम देखेंगे. तो सबसे पहले आप हिंदी सब्जेक्ट डालने के पीछे हमारे सिलेबस में इंक्लूड करने का एक उद्देश्य है कि हमारी क्षमताएं बढ़नी चाहिए. तो कौन कौन सी क्षमताएं बढ़नी चाहिए? तो सबसे पहले है श्रवण. श्रवण यानी आपको सुनना है. ठीक है. श्रवण का मतलब होता है सुनना. उसके बाद होता है भाषण संभाषण, मतलब कि आप अगर किसी के साथ वार्तालाप करते हो, कम्युनिकेशन करते हो हिंदी में, तो आपको किस तरह से करना चाहिए. उसके बाद हमारी वाचन. वाचन हमारा अच्छा होना चाहिए, हम अच्छे से पढ़ सके, हिंदी के शब्दों को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके. ये भी उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है. उसके बाद आ जाता है हमारा लेखन, कि हम लेखन, हिंदी को लिखना कैसे है, लिखना हम इसलिए सीखते हैं कि हम हिंदी के शब्दों को किस तरह से मात्राओं का उपयोग हम करेंगे. ठीक है. और उसके बाद आ जाता है हमारा पांचवा जो विभाग है हमारा, वो है भाषा अध्ययन. भाषा अध्ययन में हमारा व्याकरण आ जाता है, हिंदी व्याकरण पूरा. इसमें अलग अलग जो रस होते हैं, अलंकार होते हैं, उसमें वाक्य शुद्धिकरण कैसे करना है, तो काल परिवर्तन कैसे करना है. काल का मतलब होता है टेंसेस, है ना. टेंसेस किस तरह से हमको कन्वर्ट करना है. जैसे 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, है ना. जिसे हम इंग्लिश, आपको शायद इंग्लिश वर्ड ज्यादा पता होंगे, जिसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ठीक है. तो काल परिवर्तन इसमें आ जाता है और आपके आ जाते हैं मुहावरे. ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है. मतलब 12th के सिलेबस में व्याकरण में आपको ये सारी चीजों को पढ़ना है. उसमें रस, ये मैं आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रस के बारे में भी बताऊंगी. अलंकार ये हम डिटेल में देखेंगे, वाक्य शुद्धिकरण कैसे करने हैं, काल परिवर्तन कैसे करना है और मुहावरे. ठीक है. और जो लास्ट विभाग आता है हमारा अध्ययन कौशल, मतलब हमें कैसे किस तरह से उसको समझना है, हिंदी को किस तरह से हमें समझना है, ये हमें पता होना चाहिए. ओके. तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बढ़ेंगे हमारे मेन सिलेबस की तरफ. ठीक है. ये कुछ नहीं, शिक्षकों के लिए कुछ मार्गदर्शन वाली बातें हैं. ओके. अब हम आ जाएंगे हमारे मेन इंडेक्स पे कि आपको हिंदी सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है. ठीक है ना. ओके. चलिए, ये आ गया आपका इंडेक्स. सबसे पहला जो हमारा, सबसे पहली कविता है हमारी नवनिर्माण. ठीक है.
पाठ का नाम है, आपको इसमें 5 कॉलम में बताया। पहला हमारा सीरियल नंबर है, क्रमांक चल रहा है, पाठ का नाम है विधा, ठीक है, यानी वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, उसके रचनाकार कौन है, ये हमें देखने हैं। सबसे पहली कविता हम देखेंगे नवनिर्माण, इसकी विधा है चतुष्पदी। अब चतुष्पदी क्या होता है, तो चतुष्पदी होता है, चतुष्पदी का मतलब होता है चार चार चरणों का एक पद होता है, इसलिए उसे चतुष्पदी कहा जाता है, ठीक है। तो जो नवनिर्माण कविता दी है, इसके रचनाकार है त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी ने इसे चतुष्पदी में डिवाइड किया है। चतुष्पदी जो 4 लाइनों का होता है, चतुष्पदी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ लाइन में आपको क्या देखने को मिलेगा, तुकबंदी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये 4 चरणों से बनी होती है, इसे चौपाई भी कहा जाता है, और हर एक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है, ठीक है। तो नवनिर्माण कविता है जो बहुत ही अच्छी है, जो कि दी है त्रिलोचन जी ने, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा निराला भाई, ठीक है। निराला भाई ये एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। उन्होंने अपने यादों में से, मतलब जब ऐसा होता है ना, कई बार हमें हमारे लाइफ में कुछ लोग मिलते हैं, और कुछ लोग मिलते हैं तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हम लाइफ टाइम तक याद रखते हैं, है ना। तो उसे ही हम संस्मरण कहते हैं। ऐसे ही हमारे यादों के पिटारों में से अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक घटना के बारे में जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसे संस्मरण कहते हैं, ठीक है। तो महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना होगा। महादेवी वर्मा जो बहुत ही फेमस लेखिका है, और बहुत ही मतलब उनके जो लेख होते हैं वो बड़े ही रोचक होते हैं। उन्हें पर्टिकुलरली उन्हें ये जो हमारे एनिमल्स रहते हैं उनसे भी उन्हें बहुत लगाव था, और उनके बारे में भी उनके काफी लेख आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो निराला भाई ऐसा ही एक लेख है उनका, जो उनकी यादों में से उन्होंने एक निराला जी के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ये एक कविता है जो कि दी है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। ओके, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, ठीक है। उसके बाद चौथा, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा आदर्श बदला। ये एक कहानी है, ठीक है। ये क्या है, एक आदर्श बदला एक कहानी है, जो कि आपको किसने दिया है, जो कि आपको दिया है सुदर्शन जी ने, ठीक है, जो कि आपको दिया है सुदर्शन जी ने, ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पे हमें पढ़ना है गुरबानी और वृंद के दोहे। क्या है इसमें, वृंद गुरबानी जो कि पद है, ठीक है। गुरबानी ये एक पद है जो दिया है, किसने दिया है, जो दिया है गुरु नानक जी ने, नानक जी के पद है। और इसी में 50 उसका ही दूसरा जो विभाग है उसमें है वृंद के दोहे, जो कि दोहा है। दोहा तो आप सभी को पता होगा। दोहा, दोहा क्या होता है, दोहा आपने कबीर के दोहे वगैरह भी सुने होंगे, है ना। उसे हम दोहा कहते हैं, और ये दिया है वृंद ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा छठा नंबर, यानी कि 6th नंबर। उसमें है हमारे पाप के 4 हथियार। ये एक निबंध है, ठीक है। ये एक निबंध है, उसका नाम है पाप के 4 हथियार, ठीक है। और ये जो निबंध है, ये किसने दिया है, ये दिया है कन्हैया लाल मिश्र, यानी कि प्रभाकर जी ने। ये देखिए, इनका जो मेन जो नाम है इनका है वो है कन्हैया लाल मिश्र, लेकिन इन्होंने अपना उपनाम प्रभाकर रखा है, ठीक है। ऐसा प्रभाकर जी भी आप इन्हें कह सकते हैं, और इनका पूरा नाम होता है कन्हैया लाल मिश्र, ठीक है। इसके बाद जो 7वें नंबर पे हमारा आ जाता है पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ, ये है हमारी एक नवी कविता है, जो कि दी है डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने, ठीक है। डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने, ये भी एक कविता हमको पढ़नी है। उसके बाद उसके बाद आ जाता है हमारा सुनो किशोरी, ठीक है। सुनो किशोरी ये एक पत्र है, जो कि दिया है आशा रानी वोरा ने। सुनो किशोरी एक पत्र है जो कि दिया है आशा रानी वोरा। उसके बाद
हम नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ेंगे, वो है हमारा 9 नंबर, उसमें है हमारे चुनिंदा शेर। ठीक है, शेर यानी ही शेर व शायरी है ना, शायरी जो होती है वो चुनिंदा शेर है, ये शेर में आता है। और इनके जो रचनाकार है वो है कैलाश सेंगर। ठीक है, इनके रचनाकार कौन है? कैलाश सेंगर, ये भी हमें पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट इसमें, तो 10 नंबर, 10वां नंबर, यानी कि उसमें हमें पढ़ना है ओजोन विघटन का संकट। ठीक है, ओजोन विघटन का संकट, ये एक लेख है, इसकी कैटेगरी क्या है? ये एक लेख है, जो कि किसने दिया है? जो कि दिया है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र ने। ओके, जो किसने दिया है? डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। ठीक है, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। ओजोन का नाम आपने सुना होगा, ओजोन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओजोन जो एक गैस है, जो ऑक्सीजन लेवल, जो ओजोन लेवल होती है ऊपर, जो सूर्य की किरणों को डायरेक्टली आने से रोकती है और उसकी यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है ना, ओजोन के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन ओजोन का जो लेवल है, धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। बहुत पोल्यूशन हमारे यहाँ पे है, मेन जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से ओजोन गैस का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर है। ये लेख डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी ने हमें दिया है, और इस लेख में वो हमें आने वाले बड़ी समस्या की तरफ हमें वो दृष्टिकोण हमारा करा रहे हैं, हमें उससे परिचित करा रहे हैं कि ये एक संकट, बहुत भयंकर संकट है। उसके बारे में वो हमें जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 11वां नंबर है वो है कोख जाया। ठीक है, ये एक अनुदित साहित्य है। ये क्या है? ये एक अनुदित साहित्य है, जो किसने, इसके मूल जो लेखक है वो है श्याम दही हरे, दरी हरे। ठीक है, इसके जो मूल लेखक है वो कौन है? वो है श्याम दरी हरे। ओके, और उसके अनुवादक है वैद्यनाथ झा। ठीक है, तो इस तरह से ये 11 हमें हो गए। इसके बाद वाला जो हमारा नंबर है वो है 12 नंबर, उसमें है हमारा सुनु रे सखिया और कजरी। ठीक है, 12 नंबर है, ये एक लोकगीत है। लोकगीत होता है जो गाया जाता है, बहुत अच्छा होता है ये लोकगीत। और इसमें कुछ मतलब हमारा एक कुछ डीप मीनिंग भी छुपा होता है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सुनु रे सखिया और कजरी। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमारा पहला जो विभाग है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो हम इंडेक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम देखेंगे इसको शॉर्ट में। सबसे पहले नवनिर्माण, ये एक चतुष्पदी है। निराला भाई एक संस्मरण है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये एक कविता है, जो कि दी है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। आपको ये नाम आपको याद रखना है। इसमें आपका जब हम पेपर पैटर्न देखेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए, किसी भी लेसन के स्टार्ट होने से पहले आपको एक ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स दिखाई देता है, और उस बॉक्स में आपको उस लेखक के बारे में जानकारी दी जाती है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, और इसमें से आपके प्रश्न बनते हैं, और एग्जाम में इसमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेसन है, उसके लेखक कौन है, या कोई कविता है तो उसके कवि कौन है। ठीक है, और उनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी जाती है, और ये आपको पढ़कर जानी है एग्जाम में भी, क्योंकि उसपे से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आदर्श बदला जो कि सुदर्शन जी ने दिया है। गुरबानी और वृंद के दोहे, ये पद और दोहा है। ठीक है, जो गुरु नानक और वृंद ने दिया है। पाप के 4 हथियार, ये एक निबंध है, जो कि कन्हैया लाल मिश्र यानी कि प्रभाकर जी ने दिया है। पेड़ होने का अर्थ, ये एक कविता है जो कि डॉक्टर मुकेश गौतम ने दी है। सुनो किशोरी, ये एक पत्र है जो कि आशा रानी वोरा ने दिया है। उसके बाद चुनिंदा कुछ शेर है उसमें, जो कि कैलाश सेंगर ने दिया है। ओजोन विघटन का संकट है, जो कि डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र ने दिया है।
उसके बाद 11 नंबर पे आता है हमारा कोख जाया, जो कि एक अनुदित साहित्य है। उसके मूल लेखक श्याम दरिहरे और अनुवादक है वैद्यनाथ झा। ठीक है, इसके बाद सुन रे सखिया और कजरी, ये दो आपको लोकगीत है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे दूसरे विभाग की तरफ। हमारा दूसरा विभाग है विशेष अध्ययन हेतु, है ना। विशेष अध्ययन हेतु में हमें क्या पढ़ना है, तो उसमें हमें पढ़ना है कनुप्रिया। ये एक काव्य है। ठीक है, कनुप्रिया एक काव्य है जो कि बड़ा ही रोचक है। डॉक्टर धर्मवीर भारती, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार है, उन्होंने ये लेख दिया है, कनुप्रिया, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे अगले विभाग में, जिसका नाम है व्यावहारिक हिंदी। व्यावहारिक हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो व्यावहारिक हिंदी में हमें पढ़ना है सबसे पहले पल्लवन। पल्लवन एक एकांकी है। एकांकी यानी समझते हो ना, एकांकी यानी नाटक होता है जो एक हम यू स्टेज शो पे भी जो प्रस्तुत किए जाते हैं, एकांकी। एकांकी में जाता है पल्लवन, जो कि किसने दिया है, इसके रचनाकार है डॉक्टर दयानंद तिवारी। ठीक है, इनके रचनाकार कौन है, डॉक्टर दयानंद तिवारी। ठीक है, उसके बाद हमें है हमारा फीचर लेखन, जो कि एक कहानी है। फीचर लेखन एक कहानी है जो कि दिया है डॉक्टर बीना शर्मा ने। ठीक है, डॉक्टर बीना शर्मा फीचर लेखन उन्होंने दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैं उद्घोषक, जो कि एक आत्मकथा है। आत्मकथा आत्मकथा है जो दी है आनंद सिंह ने। ठीक है, आनंद सिंह। उसके बाद हमारा आ जाता है ब्लॉग लेखन। ब्लॉग लेखन यानी आलेख, प्रवीण बरदापुरकर ने ये दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, जो कि शोध परक लेख है, जो कि दिया है डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी ने। ठीक है, तो ये हमारा ये विभाग भी यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि व्यवहारिक हिंदी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक, ब्लॉग लेखन और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये इस विभाग में हमेमें टोटल 5 लेसन इसमें है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है परिशिष्ट। परिशिष्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है मेनली, तो इसमें से आपको सबसे पहले तो मुहावरे। मुहावरे आप जानते होंगे, हिंदी में काफी सारे मुहावरे होते हैं। मुहावरों का हमें अर्थ बताना होता है और उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना होता है। ठीक है, उसे हम मुहावरे कहते हैं, मुहावरों का अर्थ बता के वाक्य में प्रयोग। तो और कभी भी एक बात आपको ध्यान में रखना है, वाक्य में जब हम उसे प्रयोग करते हैं तो अर्थ नहीं लिखना है, हमें हमेशा मुहावरा ही वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। यानी आप जो वाक्य बनाओगे उसमें मुहावरा आना चाहिए। ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं, तो आपको इस तरफ ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम भावार्थ पढ़ेंगे। इसमें गुरबानी और वृंद के दोहे में सुनु रे सखिया और कजरी का भावार्थ हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे परिभाषिक शब्दावली। शब्दावली के इसमें देखेंगे हम, शब्दावली होती है बहुत सारे, जैसे इसमें बहुत सारी शब्दावली देखने हमें मिलेंगी। इसमें समानार्थी शब्द हमें देखने को मिलेंगे, बहुत सारे विरुद्धार्थी शब्द हमें देखने को मिलेंगे। वचन बदलो इसमें आ जाता है। इसके बाद इसमें आ जाता है हमारा लिंग बदलो, ऐसे बहुत सारा ग्रामर इसमें आ जाता है। और लास्ट में हमारा आ जाता है रसास्वादन के मुद्दे। ठीक है, एक ये रस जो होता है, यानी हर कविता में कुछ न कुछ रस का भाव होता है। अलग अलग तरह के रस होते हैं, श्रृंगार रस होता है, प्रेम रस होता है, भक्ति रस होता है। तो इसका एक अलग वीडियो हम डालेंगे। इसमें ये रस से रिलेटेड पूरा एक ये टॉपिक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों, ये है हमारा पूरा सिलेबस। ओके, ये क्या है, ये है हमारा पूरा सिलेबस जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये हमारा ये पहला विभाग है, ये विशेष अध्ययन हेतु हमारा दूसरा विभाग है, और व्यवहारिक हिंदी ये हमारा तीसरा विभाग है, और उसके बाद चौथा विभाग है हमारा परिशिष्ट। इस तरह से 4 विभाग में आपका पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस जो है वो डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो ठीक है बच्चों, आज ये सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होता है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सिलेबस हमारा क्या है और हमें क्या पढ़ना है,
तो हम आगे की तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी हमें बेसिक हमेशा पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ आवर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ आवर सब्जेक्ट। क्योंकि अगर हमें पेपर पैटर्न अगर पता चल जाता है तो हमें तैयारी करने में काफी आसानी हो जाती है। एक बड़ा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अगर ये आइडियाज आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप एक अच्छे से टाइम टेबल बनाकर एक अच्छे से अपना एक वे डिसाइड करके आप अच्छी तरह से उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम इसे स्टॉप करेंगे आज।